हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं कमल शर्मा फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने सेंटर ऑफ मास का अगला लेक्चर लेकर। पिछले 3 लेक्चर में अपन ने काफ़ी कुछ बातें देखी थी। आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। देखिए ज़रा सेंटर ऑफ मास के बारे में आगे देखें। आज अपन देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें वेरिएबल मास डेंसिटी हो। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल मास डेंसिटी का। एक एग्जांपल है, इफ यदि लीनियर मास डेंसिटी रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, लीनियर मास डेंसिटी रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, लेम्डा इज गिवन बाय लेम्डा इक्वल्स टू ax plus b, where a and b are constant, a and b are constant, ये दोनों constant है। ठीक है, x is distance from one end, distance from one end, then find out center of mass from that end। उस एंड के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है? लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए, अपन बोले ऑफ ए रोड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रोड, यहां है ऑफ ए रोड। Linear mass density of a rod is given by lambda, and lambda is equals to ax plus b. a and b are constant, a और b क्या है? कोई नियतांक है, constant है। ठीक है, x क्या है? एक एंड से डिस्टेंस है। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस उसी एंड से जिससे x दिया गया है। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास मैं कह दूं, जैसे लेंथ भी अपन दे सकते हैं, एल लेंथ बोल सकते हैं, एक तो अपन बोल सकते हैं एल लेंथ। अब मैं लेंथ बोल देता हूं, लेंथ ऑफ रोड इज 1 मीटर। मैं रोड की लेंथ क्या बोल देता हूं? 1 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास, अब जनरली ये है, मान लो रोड, ये मैं कह दूं एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ये 0,0 वाला मतलब मूल क्या हुआ? ओरिजिन वाला पॉइंट है। यहां से अगर लीनियर मास डेंसिटी सेम होती, लीनियर मास डेंसिटी मतलब सब जगह मास अगर सेम होता, तो सेंटर ऑफ मास कहां था? बीच में आता। अगर ये 1 मीटर लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास को कहां आना चाहिए था? आधे मीटर पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्लियर है? अपन डेफिनेटली कह सकते हैं कि 1 मीटर की लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहाँ आना चाहिए था? 1/2 पे, मतलब मैं बोलूँ तो हाफ पे, सॉरी कितना? हाफ पे, मतलब आधी मीटर पे, 0.5 मीटर पे आना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या 0.5 मीटर पे आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? डिपेंड करेगा ए पर भी, बी पर भी और एक्स पर भी। क्लियर? देखते हैं किस तरीके से। ये कंटिन्यूअस बॉडी है क्या बालकों? मैंने कल डेफिनेशन बताई थी, इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, रिमूव्ड मास का, एडेड मास का। वैसे ही तो बताइए ज़रा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अपन कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए देखें तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? बकिए बालको ज़रा, मैं कहूँ क्या था बालको? एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही तो था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। मैं कहूँ एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स कोई पॉइंट है, एक्स एक एलिमेंट लेना होता है, डीएम क्या होता है? एक एलिमेंट का मास। ये एक एलिमेंट हो गया इसका, जिसका मास मैंने क्या बोला? डीएम। और डीएम का फॉर्मूला मैंने लीनियर मास डेंसिटी के अंदर आपको बताया था कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व में डीएम क्या होता है? एम बराबर लेम्डा एक्स होता है। डीएम क्या हो जाएगा? लेम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ सेकेंड लेक्चर के अंदर। क्लियर है? तो उसको देख लेना, डीएम क्या हो जाएगा? लेम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? लेम्डा इंटू डी एक्स या डी एल, कई दफ़ा इसको डी एल कह देते हैं, तो बात बराबर है। क्लियर है? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो ये dm हो गया लेमडा इंटू डी एक्स। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एक्स सेंटर ऑफ मास में एक्स 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 है,
dm की जगह है, dm की जगह मैं लिख दूं लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या है लेमडा इंटू डी एक्स है अपने पास। क्लियर है? क्या है बालको? लेमडा इंटू डी एक्स। बताइए जरा क्या आएगा? मैं कहूँ एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर एक्स, लेमडा की जगह क्या लिखूं? अगर कांस्टेंट होता तो मैं यही इनको निपटा सकता था। क्लियर है? लेकिन यहाँ अब काट नहीं सकता क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग आएगा। यहाँ x से वो गुणा होकर फिर समाकलन होगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ भी अलग मामला आ जाएगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अब मैं कहूँगा लेमडा की जगह क्या लिखूँ? तो x इंटू लेमडा की जगह क्या लिखूँ माल को बताना ज़रा। तो लेमडा की जगह क्या है ax प्लस बी इंटू लेमडा की जगह ये इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा की जगह ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा बताना ज़रा। x ए एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक। मैं बात करूँ अब इंटीग्रेशन की, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्लियर है बाल को? जगह के हिसाब से मैं कहूँ यहाँ उसका इंटीग्रेशन होगा क्या, तो बाल को बताइए ज़रा क्या होगा इंटीग्रेशन। ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बट्टा 3। क्लियर है? हाँ, डी एक्स की लिमिट 0 से 1 मीटर तक, डी एक्स की लिमिट यहाँ भी 0 से 1 मीटर तक। क्लियर है? क्योंकि लेंथ बोल दी 1 मीटर, नहीं बोलता तो एल ले लेते। कितनी ले लेते बालकों? एल, या एक्स के पदों में रख देते। क्लियर है? कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है तो वो प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बट्टा 2, और कहाँ से कहाँ तक बालकों? 0 से 1 मीटर बट्टा नीचे क्या आएगा बालकों? ए एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस बी एक्स। क्लियर है? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। अब ये 0 से कहाँ तक? 1 मीटर तक। अब तो बस मैथमेटिक्स है। एक बार तो 1 रखा मैंने, ठीक है बालकों, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है। क्वेश्चन क्या है? लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रोड इज गिवन बाय लीनियर मास डेंसिटी। अगर कांस्टेंट होती, सब जगह मास समान होता, सब जगह अगर मास सेम होता, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए था? मिड पॉइंट पे। 1 मीटर की रोड है तो आधे मीटर पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आधे मीटर पे नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि यहाँ से अपन देखेंगे l/2 नहीं आएगा या 1/2 नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो लीनियर मास इसीलिए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसी से अपन सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तभी मैंने एलिमेंट लेना आपको समझाया था। ठीक है, तो बताइए ज़रा क्या होगा। तो मैं कहूँ ए एक्स क्यूब था, सॉरी, यहाँ ए इंटू 1 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस बी 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2, यहाँ 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और माइनस 0 रखेंगे तो ये भी टर्म 0 और ये भी 0 हो जाएगी, तो -0 कर दूँ मैं सीधा का सीधा, अपॉन क्या आएगा बाल को ए एक्स की जगह एक बार 1 रखूँ तो ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस बी एक्स की जगह क्या रखूँ 1, एक बार 0 रखूँगा तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी 0 0, ये -0 0, ठीक है, और ये भी 0। क्लियर है? तो ये सारा क्लियर हो गया है। क्या आएगा बताना ज़रा मेरे को वहाँ से, a/3 प्लस b/2 डिवाइड बाई a/2 प्लस b। क्लियर है? अपन ऐसा कह सकते हैं। अब मैं l लेंथ लेता तो यहाँ x की जगह क्या लिख देता, l लिख देता। क्लियर? अब अपने पास वैल्यू चेंज आई है, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाले से 6 एलसीएम ले लूँगा, नीचे वाले से 2 एलसीएम ले लूँगा, वो कैंसिल आउट करके बता दूंगा 1/2 आंसर अपने सामने नहीं आएगा। क्लियर है? देखिए ज़रा, अब अपन बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो ये मैंने वेरिएबल मास का भी बता दिया है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा एक रोड के लिए। ठीक है, तो सेंटर पे आना चाहिए जनरली, लेकिन वो तब होता है जब लीनियर मास डेंसिटी सेम हो, कांस्टेंट हो, तब वो आता है। यहाँ कांस्टेंट नहीं, अगला कह देता है लीनियर मास डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ, तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेमडा प्रोपोर्शनल हो गया उस कंडीशन में क्या, एक्स।
ये जेई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लीनियर मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तब सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कीजिए, क्या वो सेंटर पे आएगा? नहीं आएगा, एक्स के साथ साथ डेंसिटी चेंज हो रही है। क्लियर है? कांस्टेंट होता है तब सेंटर पे आता है। अब मैं बात करता हूँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा? तो देखो जरा, आरसीएम का फॉर्मूला क्या था? आरसीएम का फॉर्मूला क्या था? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या था? मैं कह दूं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ऐसे ही था क्या बालको? अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है? एन अगर टर्म्स हो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? n तक हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन करने से बालको क्या आता है? वेलोसिटी मिलती है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बालको? वेलोसिटी मिलती है। तो VCM क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? m1 r1 का डिफरेंशिएशन तो v1 पहले वाली की वेलोसिटी प्लस m2 r2 का डिफरेंशिएशन हो तो एक तरीके से सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, ऐसे ही m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है? कुछ इस तरीके से। अब मैं कहूँ ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं बाल को इसी को ऐसे कह सकता हूँ क्या? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 P2 P3, हाँ या ना बाल को? क्लियर है? अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, या m टोटल कह दूं मैं इसको, m टोटल। अब मैं कह सकता हूं टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अपन ऐसा कह सकते हैं, मतलब p टोटल, या अपन बोले तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं, बराबर मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कह सकते हैं या नहीं कह सकते बालको? बहुत सारे निष्कर्ष अपन एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु को, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं इससे आगे। मैं कहूँ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसको शो करता है बालको? एक्सेलरेशन को। तो बताइए जरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बकिए जरा, m1 वेलोसिटी v1 की जगह क्या आ जाएगा? a1 वेक्टर, m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही चलेगा या नहीं चलेगा बालको? क्लियर है? अपन ऐसे कह सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला। एन टर्म्स हो तो mn vn mn। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन का अब निवास तरीका है। अब मैं देखो, ये बात क्लियर है? पॉज करके आप इसके नोट्स बनाते रहना, जो भी मैं बातें लिखूं अपने आप से बनानी है। क्लियर है? ठीक है? वरना आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचे तो एक बार में नोट्स बना लिए तो डेफिनेटली अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? अब बताइए ज़रा, मैं ऐसा कह सकता हूँ m1 a1, मतलब मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। मैं इसको कह सकता हूँ फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बार को ए सेंटर ऑफ मास का वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है भैया, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, तो मैंने वेक्टर लगा दिया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं कहूँ तो कितना आएगा? f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर अपॉन टोटल मास m टोटल कह दूँ मैं। कोई दिक्कत है क्या? मैं इसको कह दूँ f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब f टोटल। क्या कह दूँ? f टोटल। तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू f नेट या टोटल, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो वही। क्लियर है? अलग अलग नाम, घर का नाम छोटू और स्कूल का नाम अक्षय, ऐसे अलग अलग नाम है बस। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा बालको? m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अपन ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो जो
पोजीशन, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जो फॉर्मूला था वही अपने पास किसका आया है बालकों, वैसा ही अपना वेलोसिटी के लिए आया है और वैसा ही अपने पास, बस पोजीशन की जगह वेलोसिटी और वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन, और कोई भी चेंज नहीं है। इनको मोमेंटम 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 कह सकते हैं, इनको फोर्स 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 टोटल फोर्स, क्लियर है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए जरा, तो अब इसी पे अपने क्वेश्चन आधारित हैं अगले, मैं कहूँ इसी पे बेस्ड अपने अगले क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बालकों, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं ऐसा कह दूं कि भैया अपने पास क्या है कि वेलोसिटी मास, देयर आर टू सेम masses and their velocity is given by 2i cap and 4j cap. Then find out velocity of center of mass. हाँ, वैसे there are two same masses and their velocities are given by 2i cap and 4j cap. ये एंड है बाल को, स्पेशल सा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मानना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्लियर। तो ये एंड है, तो मैं कहूँ दो मासेस सेम है तो वेलोसिटी चाहिए मुझे सेंटर ऑफ मास, VCM वेक्टर। बताइए ज़रा फॉर्मूला क्या था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 कहूँ, हाँ या ना, क्लियर है बाल को, ठीक है। VCM वेक्टर बताइए ज़रा, m1 v1, m1 m है, v1 वेलोसिटी फर्स्ट वाले की 2i कैप प्लस m इंटू 4j कैप अपॉन m1 प्लस m2 2m, m प्लस m लिख देता हूँ, m कॉमन ले लो, इससे m कॉमन ले लूँ तो ये नीचे क्या आएगा 2m, m से m कैंसिल आउट, क्या बचेगा बाल को 2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 2, क्या आएगा बाल को i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है, ये वेलोसिटी आ गई, क्लियर। चलो एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन करते हैं अपन से रिलेटेड। देयर आर टू पार्टिकल, ठीक है, एक का मास m है, एक का मास 3m है, ऐसे कह देता हूं मैं। देयर आर टू पार्टिकल ऑफ मासेस, m1 कह देता हूं सीधा ही एग्जांपल में, क्लियर है, पूरी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता मैं, फलाना ढीकना ये सब, ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ। m1 m है, m2 है, वो 3m है। पहले वाले के ऊपर फोर्स लगा रखा है मैंने, कितना, तो बोले 4i कैप प्लस 3j कैप। सेकंड वाले पे फोर्स लगा रखा है मैंने 2i कैप प्लस 5j कैप। बताइए ज़रा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ACM याद करना है, ए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो बाल को, अभी देखा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था बाल को, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, बकिए ज़रा, मैं कहूँ क्या था एक्सेलरेशन, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 था कि नहीं था बाल को, ठीक है, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ए सेंटर ऑफ मास। बकिए ज़रा m1 a1, इसकी जगह अपन ने ये भी लिखा था, याद हो तो f1, और इसकी जगह क्या लिखा था f2। फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स ये लगा रखा है, सेकंड पार्टिकल पे ये, तो बकिए ज़रा क्या आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। मास से मल्टीप्लाई करूं क्या, गलती मत कर देना, यहाँ अगर एक्सेलरेशन होता तो मास से मल्टीप्लाई करते, क्लियर। वो तो जनरली वेलोसिटी जैसा इक्वेशन हो जाता, इसलिए मैंने वो नहीं लिया है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस f2 2i कैप प्लस 5j कैप अपॉन m1 प्लस m2 m प्लस 3m, क्या आ गया बाल को बताइए ज़रा, 4 और 2 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन 4m, क्लियर। और 4 ये हो गया 3i कैप 3/2
प्लस क्या हो गया 2 जे कैप, क्लियर है, डिवाइड बाई एम भी है, सॉरी एम, क्लियर है, ठीक है। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब देखिए इसी पे चलो अपन इसको मैकेनिक्स में घुसेड़ते हैं एक जगह और, ठीक है। आपने पुली सिस्टम देखा होगा, पुली, ठीक है, पुली सिस्टम देखा होगा। पुली सिस्टम कौन सा, वो रस्से से खींचने वाली, ठीक है। उसमें आपने क्या देखा है, ये है क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पुली है, इधर मैंने m1 मास m2 मास लगा रखा है मान लो, और इधर मैंने m1 मास लगा रखा है, और मैं कह दूं मान लो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 क्या है, ग्रेटर देन m2 है। मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, क्या चाहिए बालकों, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। ये m1 मास है, ये m2 मास है। एक बात बता देता हूँ, 1D में जब इसमें NLM के अंदर अपन जब पुली सिस्टम पढ़ते हैं तो एक एक्सेलरेशन याद रखते हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए, 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन याद रखते हैं, मैं याद करवा दूंगा अभी, पहले मैं बात बता देता हूँ। एक बात बताइए, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, ये m1 मास ज़्यादा है m2 से, तो ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस की बात, डेफिनेटली ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये नीचे जाएगा तो m2 का नीचे ही जाएगा क्या भैया, अरे भेजा चलाने का बालकों, m2 किधर जाएगा बालकों, ऊपर जाएगा, m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे। मान लिया इसका एक्सेलरेशन a है नीचे, तो इसका डेफिनेटली एक्सेलरेशन a किधर होगा, ऊपर, और a ही होगा। इसका a नीचे तो डेफिनेटली, अरे कॉमन सेंस, इसको 4 मीटर खींचाइए, कितनी खींची जाएगी, 4 मीटर, कॉमन सेंस है या नहीं है, क्लियर। तो मैं कहूँ इसका एक्सेलरेशन नीचे a, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर a होगा। इस a का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ पे, इस a एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये वहाँ अपन देखते हैं, वरना आप अभी याद रखना अगर आपको नहीं पता तो, क्लियर है। आपको याद रखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1, 2 ब्लॉक सिस्टम है तो सीधा सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वरना तो अपन 2 इक्वेशन लगाते हैं, नीचे m1g ऊपर टेंशन, तो m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे इसके लिए 2 इक्वेशन बनती है, फिर एक्सेलरेशन आता है, लेकिन ये सीधा याद रखते हैं 2 ब्लॉक के लिए, एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता है, क्लियर है, ठीक है, याद रखने का। अब एक्सेलरेशन ये बाद में काम लूँगा मैं भी, पहले एक्सेलरेशन इसका a नीचे तो इसका ऊपर, मैं कहता हूँ इसका a पॉजिटिव तो इसका a नेगेटिव, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम बोलो नहीं नहीं सर ये वाला पॉजिटिव, तो कोई बात नहीं, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, डेफिनेट सी बात, ये वाला पॉजिटिव तो डेफिनेट सी ये नेगेटिव, ऑपोजिट जा रहे हैं। मुझे केवल वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बालकों, वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताइए जरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं कहता हूँ m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन, मैं कह दूँ, हाँ तो देखिए ज़रा, तो अपन ने कहा कि m1 बड़ा है m2 से, और तब केवल अपन को वैल्यू चाहिए, तो a सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा बालको, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट है ही। अपन जैसे इसको i कैप, जैसे इसको माइनस j कैप लिखें, तो इसको क्या लिख देते हैं, j कैप लिख दूँ मैं, a j कैप, ऊपर नीचे, क्लियर है, बोल दिया है, वरना a और माइनस a से ही काम चल जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, मास m1 है, a1 मैं कह दूं a i कैप, ऐसे पर्टिकुलर मैं j कैप की टर्म में नहीं लिख रहा अभी, एक को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे वाले को, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो पॉजिटिव मान लूँ मैं इसको, तो इसको क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव मान लूँ, क्लियर है, ताकि मेरे को झंझट ही ना रहे, इसलिए इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो a प्लस m2 इंटू a2 को मैं माइनस a मानूंगा, इसको j कैप मान लेता तो इसको माइनस j, इसको माइनस मान लेता तो इसको प्लस मान लेता, कुछ भी कर सकते हैं हम, अपॉन
m1 प्लस m2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, m1 माइनस m2, ए को कॉमन बाहर ले लूं, अपॉन m1 प्लस m2। कह सकते हैं या नहीं कह सकते बालको, क्लियर है। मैं ये कह सकता हूं अब एक्सेलेरेशन, चूंकि ये होता है तो ये एक्सेलेरेशन मैं यहां रखता हूं, तो ये मैं यहां रखूं तो क्या आएगा बालको बताना जरा। मैं कह दूं m1 माइनस m2, दिखाई दे रहा है क्या बालको, क्लियर है। मैं से कह सकता हूं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इस एक्सेलेरेशन के भी कारण भी m1 माइनस m2 अपॉन m1, तो मैं स्क्वायर ही लगा दूं, इनटू यहाँ क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, क्लियर। ये एक्सेलेरेशन आ गया किसका, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आ चुका है, वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। एक को अपन ने क्या ले लिया, a1 वेक्टर को, जैसे मैं यहाँ मान ले लो a1 को, इसको प्लस j लिख देता, मेरी इच्छा, मैंने कहा था डायरेक्शन अपन कुछ भी ले, जैसे इसको प्लस j लिख देते तो इसको क्या लिखना पड़ता, माइनस j कैप, तो मैं इसको प्लस j कैप, तो यहाँ बाहर j कैप आ जाता और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन अपन ऐसा, तो क्या बोला अपन ने, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g आएगा, क्लियर। इसका स्क्वायर है अपने पास, क्या है बालको, इसका स्क्वायर है, ध्यान रखना इसको, क्लियर है। तो नोट डाउन करो, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये a की वैल्यू यहाँ रखी तब यही वैल्यू रिपीट हो गई, इसलिए मैंने क्या लगा दिया बालको, स्क्वायर लगा दिया है। एक का एक्सेलेरेशन नीचे तो एक का एक्सेलेरेशन ऊपर। देखिए ज़रा, अब इससे आगे अपन बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक दो बात बता देता हूँ, ध्यान रखना। वैसे 2D में आप ये बात पढ़ते हो, अगर कोई बोले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर थीटा जो है वो 0 या 180 डिग्री हो तो मोशन लीनियर होता है। मोशन कैसा होता है, लीनियर होता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो, 0 या 180 हो, 0 या 180, क्लियर। अगर इसके अलावा हो, ठीक है, थीटा 0 से 180 के बीच में हो, 0 से 180 के बीच में हो, तो मोशन पैराबोलिक होता है। अपन बोल सकते हैं कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। वैसे अलग अलग कंडीशन आ जाती हैं कि हाँ सर्कुलर भी वो करवा देता है कई बार, हमेशा परपेंडिकुलर है क्या, वो अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तब अपन कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है। तो दीर्घवर्ती हिंदी मीडियम के लिए ऐसा, सॉरी अपन बोले तो परवलयाकार, क्लियर है, और वो रेखीय। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो, अगर कितना हो बालको, मैं कहूँ 0 या 180 हो। 0 या 180 का मतलब वेग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो भी लीनियर वेलोसिटी, क्यों, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए ज़रा यहाँ क्या करेंगे आप, तो मैं ये कह सकता हूँ बालको, एक क्वेश्चन है अपने लिए, इसमें अपन को बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे इसमें जो भी क्वेश्चन आता है जनरली 0 का 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपन बोलते हैं कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, या 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, कैसा कुछ एंगल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अपन क्वेश्चन करते हैं एक दो इसी पे। मैं कह दूँ वेलोसिटी, देयर आर 2 पार्टिकल ऑफ सेम मास, देयर आर 2 particles of same mass and their velocities are given by a I cap plus b j cap and b j cap। ए आई कैप फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी है, ए आई कैप, और सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या है, बी जे कैप है, ठीक है। देयर एक्सेलरेशंस आर, उनके एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग दे रखे हैं अपन को। कितना दे रखा है, 2a आई कैप, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन मैं बोल देता हूँ 2a आई कैप प्लस 4b जे कैप, क्लियर है, 2a आई कैप प्लस 4b जे कैप। और सेकंड वाले का एक्सेलरेशन a दे रखा है a आई कैप माइनस b जे कैप, ऐसे दे रखा है अपन को। देन फाइंड
देन फाइंड पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, पाथ निकालना है। क्या निकालना है बाल को आपको? पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। अपना पथ कैसा होगा वो आपको बताना है। सॉल्यूशन करूं मैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला बकिए ज़रा, m1v1। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 है तो वो क्या हो जाएगा? पाथ कैसा हो जाएगा? मैं बोल दूंगा कैसा होगा? लीनियर पाथ होगा। क्लियर है? सरल रेखीय पथ होगा। तो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो बताइए ज़रा क्या आएगा? मैं कहूँ तो m1v1 वेक्टर, बताइए ज़रा। m1 m है, v1 क्या है? a i कैप, प्लस m2 क्या है? m है। वेलोसिटी कितनी है? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है अपना v1, ये है अपना v2, ये अपना a1, ये a2। ये तो दोनों दे रखे हैं वैसे ही। तो mb j कैप अपॉन m प्लस m, 2m लिख दूँ मैं। m यहाँ से कॉमन आया, क्या आ जाएगा बाल को बताइए ज़रा? क्या कर दूँ मैं यहाँ पे? मैं ये कह सकता हूँ a i कैप प्लस b j कैप डिवाइड बाई 2। ये है। क्लियर है? ऐसा ही होगा। दूसरा मैं कहूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। बताइए ज़रा, m1 कितना है? m है। a1 वेक्टर 2a i कैप प्लस 4b j कैप प्लस m इंटू क्या आया दूसरे वाला? a i कैप माइनस b j कैप अपॉन m प्लस m, 2m लिख दूँ सीधा सा नीचे। m कॉमन कैंसिल आउट, नीचे 2 बच गया। अब यहाँ क्या आया? 2a i कैप और देखो a i कैप, m तो कैंसिल आउट हो चुका है 2a i कैप और a i कैप। तो मैं ये कह दूँ 3a i कैप, 3a i कैप दिखाई दे रहा होगा बल को आपको? ठीक है, 3a i कैप प्लस यहाँ क्या है? 4b और यहाँ माइनस का b, क्या आ जाएगा बल को? 3b j कैप अपॉन 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बताना ज़रा। a i कैप प्लस b j कैप डिवाइड बाई 2। क्लियर है? देखिए ज़रा, अब मैं कहूँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल निकाल लेता हूँ मैं। बात पूछा था, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। मेरे पास जगह कम रहती है, बड़े लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, देखिए ज़रा, मैं कह देता हूँ अपने पास क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा? तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एंगल का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, कोस थीटा वेक्टर का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ, लेकिन जनरली एंगल का फॉर एंगल अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पिताजी के प्लॉट में लिख लेना, मैंने बताया था पिताजी का प्लॉट मतलब जो पेज में ऊपर वाली जगह होती है उसमें लिख लेना आप ये फॉर्मूला। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ये ध्यान रखना। इसको लगाओगे एंगल आ जाएगा, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, वैसे ही। ठीक है, इसको लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बाल को? एंगल। वैसे यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है। एक बात बताना, मैं किसी 4i कैप को, ये वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या डायरेक्शन में कोई चेंज होता है क्या? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? डबल। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या? 8i कैप। तो अपन बोले तो 4i कैप और 8i कैप में कोई एंगल का डिफरेंस है क्या? नहीं, डायरेक्शन क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड डबल है। हाँ या ना? क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ बालकों, देखिए ज़रा, यहाँ क्या है? वेलोसिटी में ए आई कैप प्लस बी जे कैप डिवाइड बाई 2 और एक्सेलरेशन में क्या है? 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो मैं यहाँ डेफिनेटली लिख सकता हूँ डायरेक्टली थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा जीरो मतलब मोशन कैसा होगा? तो मैं कहूँगा लीनियर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा बालको? लीनियर मोशन होगा। सीधी सी कहानी है, ये वेक्टर था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो यही आता,
3 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मैग्नीट्यूड अपन ने 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुए। तो इन दोनों की डायरेक्शन चेंज, ये भी इधर ये भी इधर। एंगल कितने का बालकों, ये और ये एंगल कितना 50 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर ये अकल के अंदर लोगों ये कितना डिग्री है 0 डिग्री। कितना है बालकों 0 डिग्री। 0 डिग्री है मतलब अपन बोलेंगे दोनों एक दूसरे के क्या है लीनियर मोशन हो रहा है, दोनों एक्स वेलोसिटी पैरेलल है किसके एक्सलरेशन के। वेलोसिटी किसके पैरेलल है एक्सलरेशन के पैरेलल है। तो क्लियर है, ऐसे अपन को एंगल देखना होता है। अपन है जैसे मैं इसमें वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है। वैल्यू चेंज करने से ये वैल्यू चेंज आ जाएंगी। अगर एंगल निकालना हो तो ये डेफिनेटली ये फॉर्मूला निकाल के अपन एंगल निकाल सकते हैं और उससे पाथ बताएंगे। 0 या 180 तो अपन बोलेंगे लीनियर मोशन। उसके अलावा हुआ तो अपन पैराबोलिक मोशन, फिर 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर भी कह देते हैं। उस इंस्टेंट पे अपन उसको क्या कह देते हैं सर्कुलर मोशन कह देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अलग अलग बातें हो सकती हैं। अब देखो मैं कुछ बातें सेंटर ऑफ मास के मोशन की ही करता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या किया, उसके ऊपर बात करते हैं। तो नोट डाल के अपन इन बातों को लिखेंगे, ठीक है। नोट डाल के आपको इनको ध्यान रखना है। एक तो क्या लिखा था अपन ने, आपने लिखा था VCM वेक्टर, तो अपन ने लिखा था P अपॉन मास टोटल। ये P वेक्टर बराबर M टोटल इंटू V सेंटर ऑफ मास। V सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंटम क्या है टोटल सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ये मोमेंटम किसका है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अपन ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं कहूँ, अपन कहें दूसरे के लिए कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा अपन ने एक और बात लिखी थी, अपन ने लिखा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अपन ने लिखा था F अपॉन, अपन बोले तो यहाँ क्या आ जाएगा M टोटल। क्लियर है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ F वेक्टर बराबर मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड होते हैं दोनों। किसके लिए वैलिड होते हैं, केवल सेंटर ऑफ मास के लिए। ध्यान रखना, जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स है एक तरीके से, क्या है ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है, ध्यान रखना ये क्या है बालकों, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इसकी वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस हैं, एक दो बातें करेंगे अपन इसके अंदर, बस ध्यान रखो। मोमेंटम टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल फोर्स बराबर होगा मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो अगर बाहर वाला कोई फोर्स नहीं हो, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है एक तरीके से। क्या है बालकों, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है बालकों, एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान रखना ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल। क्यों, जैसे मान लो यहां पर ने लिखा था पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में फॉर्मूला ये आया था बेसिकली, ऐसा कुछ था, ठीक है। अगर दोनों फोर्स सेम हुए और ऑपोजिट डायरेक्शन हुई, अगर दोनों फोर्स सेम हुए, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो 10 I कैप माइनस 10 J कैप, टोटल फोर्स कितना हो गया बालकों 0। टोटल फोर्स कितना हुआ बालकों 0। अगर ये फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0, मतलब उसी पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। ये बातें चलो और बाद में करूंगा मैं। एक बात है, और ये स्टार लाइन है अपनी, बस ये ध्यान रखना, ये दो बातें ध्यान रखना। इसके आगे स्टार लाइन की मास, और ये बातें वैसे पहले मैंने बता रखी है तो आपको याद है ये बात। अब मैं कह देता हूँ, ये बात अपने लिए मेन पॉइंट है, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज, इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज, इफ एक्सटर्नल force doesn't change, then state of center of mass will be same, मतलब वो भी चेंज नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ बालकों, जैसे एक पार्टिकल है मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये चोंग मैंने छोड़ी, वो डेफिनेटली किधर आएगी बालकों, नीचे आएगी। अब मैं कहूँ इस पार्टिकल को मैंने छोड़ा तो डेफिनेटली ये चोंग किधर आएगी, नीचे आएगी। ये बात तो अपन को पता चल चुकी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन बोल रहे हैं कि सेंटर, अगर मैंने पार्टिकल को छोड़ दिया,
पार्टिकल को छोड़ दिया तो डेफिनेटली पार्टिकल किधर आएगा, नीचे। तो इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे। अब कोई कहते नहीं 2 पार्टिकल में डिवाइड हो गया, ये बीच में कहीं 2 पार्टिकल में डिवाइड हो गया। इंटरनल, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। मैं कह दूं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। ये लो भैया दुनाम सब फट गया, बम फटा, ठीक है। ये बम फट के एक पार्ट इधर आ गया, तो देख रहा हूं दूसरा पार्ट इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को यहीं पर जाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ लाइन का, सीधे शब्दों में, लोकल शब्दों में क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास जहां जाने वाला था वहीं जाता है। सेंटर ऑफ मास जहां जाने वाला था वहीं पे जाता है, अगर आपने उसके ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज नहीं किया। तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर जाता है जहां पर उसको जाना चाहिए था। मतलब सेंटर ऑफ मास को कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। तो सेंटर ऑफ मास, एक पार्टिकल इधर आकर गिरेगा तो डेफिनेटली दूसरा इधर आकर गिरेगा, ताकि दोनों का फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालो तो कहाँ आना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए। बात समझ आई? जैसे 3 पार्टिकल में डिवाइड हो, बोले चाहे कितने ही पार्टिकल में डिवाइड हो, सेंटर ऑफ मास को कहाँ आना पड़ेगा, उसी जगह पर आना पड़ेगा जहां वो जाने वाला था। क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स को चेंज, यहाँ भी ग्रेविटी लग रही है और यहाँ भी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो जब सेम फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास जहां जाने वाला था वहीं पर जाएगा। जैसे मैं कह दूं, एक और डायग्राम बना देता हूं। मैं एक पार्टिकल को फेंकूं, पार्टिकल को मैं फेंक दूं, कैसे फेंक दूं, बोले ऐसे कैसे फेंक दिया, पिताजी का सामान है क्या, नहीं, फेंक सकते हैं अपन। एक गेंद ली, फेंक दिया, यहाँ आनी चाहिए थी गेंद रेंज पे, 2D में देखा था अपने, क्लियर है। अब मैं फेंकूँ इसको, ये आई यहाँ पे, 2 पार्टिकल में डिवाइड हो गई ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अगला बोलेगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, क्लियर है। 2 पार्टी में डिवाइड हो गई, बोले एक यहाँ चला गया, तो बोले दूसरे कहाँ जाएगा। तो अपन को एक बात पता है कि दूसरे का अभी तो पता नहीं, एक यहाँ आ गया है, चलो एक पार्टिकल यहाँ आ गया, तो अपन बोलेंगे कि दूसरा ऐसे जाएगा कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास यहीं पे आना चाहिए। तो दूसरा आगे जाकर गिरेगा तभी तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस करेगा कि यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक मास इधर तो दूसरा इधर, तभी तो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं आएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि ये मास कितना है और ये वाला पार्ट कितना है, तब पता चल जाएगा कि मास कहाँ कहाँ पर गिरेंगे। क्लियर है बालकों? तो अपन ने क्या कहा, ये अपने लिए, एक तो अपन ने बोला एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एफ एक्सटर्नल बराबर, तो ध्यान रखना है पीछे वाला जो पॉइंट पड़ा उस पर ज़्यादा गौर मत करना, पीसीएम वाले पे ये ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल बराबर मास टोटल इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, इफ एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज देन स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, वो वही रहेगी जो पहले वाली थी। क्लियर है बालकों? ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात अपन ने क्या बोला बालकों, अपन ने बोला जैसे 2D में और 1D में अपन ने इसको करके देखा है। दूसरी बात, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, अब अगर इफ सेकंड कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन यहीं से बनना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि यही पूछने लायक बात है। इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो क्या होगा, तो बोलेंगे अगर एफ एक्सटर्नल 0 हुआ तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्यों, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डेफिनेटली क्या होगा, 0। ये बात अपन को पता चल चुकी है। अब मैं कहूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का 0 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी डेफिनेटली क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी। अब कांस्टेंट रहने की 2 बातें हैं, कौन कौन सी, इफ इनिशियल velocity of center of mass is equals to 0 then final will be also 0, फाइनल VCM भी क्या होगी बालको,
जीरो होगी। फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो वेलोसिटी की अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ मास की, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी नहीं है तो क्या वो हिलेगा? वो नहीं हिलेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास will be at same point, क्लियर है? will be at same point, अपन ऐसा कह सकते हैं। दूसरा मैं बोलूं, अगर VCM नॉट इक्वल टू जीरो इनिशियली, तो वो VCM फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी? नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी। VCM इनिशियल नॉट इक्वल, VCM फाइनल नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इक्वल टू कितनी होगी? VCM फाइनल VCM इनिशियल के बराबर होगी। VCM फाइनल बराबर VCM इनिशियल। क्लियर है बालकों? ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। क्या बोला अपन ने? एफ एक्सटर्नल अगर जीरो, पहले जीरो नहीं हुआ तो अगर सेम है तो स्टेट चेंज नहीं होती, वो जैसा जाने वाला था वैसा ही जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तब एफ नेट जीरो लगा रखा है, मतलब एफ एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स। अगला बोलेगा ड्यू टू इंटरनल फोर्स, मतलब बाहर से नहीं लगाया। अगला बोलेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाया? क्या नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो अपन बोलेंगे एफ एक्सटर्नल जीरो। तो अपन सोचेंगे एफ एक्सटर्नल जीरो तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर इनिशियल जीरो थी तो फाइनल भी क्या होगी? जीरो होगी। अगर इनिशियल कुछ थी तो फाइनल भी क्या होगी? कुछ होगी। क्लियर है बालकों? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जरा, इसी पे अपन एक दो क्वेश्चन निपटाते हैं। आगे का जो अगला लेक्चर होगा, है ना, अगला जो लेक्चर होगा ऑलमोस्ट उसमें अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, जितना भी देखते हैं कितना होता है, बाकी उस लेक्चर में लगभग बातें क्लियर हो जाएंगी और वो सारी बातें इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड होंगी। मैंने बोला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस यहीं से रहता है। क्लियर है? तो पूरा अपन को ध्यान रखना है इन सब के बारे में। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2D वाले से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। मैं कह देता हूँ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट, ए पार्टिकल इज, एग्जाम्पल है भैया, प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स range will be R at the maximum height, it is divided into two equal parts, one part is become at rest just after division, then find out final position of second part की फाइनल पोजीशन। या ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि ऐसे भी बोल सकता है द पॉइंट एट विच इट कोलाइड विथ ग्राउंड। ठीक है, पॉइंट फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट एट विच सेकेंड पार्टिकल कोलाइड विथ ग्राउंड। ये क्वेश्चन है, भारी भरकम लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। देखना आप, अभी इसमें कुछ है नहीं बालकों। ठीक है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स रेंज विल बी आर
विल बी आर एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हाइट है, ठीक है, हाइट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट बिकम एट रेस्ट जस्ट आफ्टर डिवीजन, दूसरा पार्ट टुकड़े होते ही रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के साथ क्या होगा कि वो कहां जाकर गिरेगा, तो डेफिनेटली अपन को पता है एक पार्टिकल को फेंका, वो यहां पहुंचने वाला था, कहां पहुंचने वाला था, यहां पहुंचने वाला था। अब मैं कहूं, अब मैंने फेंक दिया, लेकिन ये ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये डिवाइड किसके कारण हुआ है, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अगला बोलेगा, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक और ये दूसरा। अब देखिए जरा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया, डेफिनेटली यहां पर रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 0, 0, तो ये पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा बालको, ये पार्टिकल नीचे आएगा। सेकंड वाला पार्टिकल मुझे पता नहीं, लेकिन यहां जाकर गिरेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास कहां पर रहे, यहां पर रहे। अब ये मास भी मैं कह दूं टोटल मास 2m था, मान लेता हूं। किसी का पेट दर्द कर रहा है क्या मेरे मानने से, नहीं कर रहा, तो मैंने मान लिया, बस इसका मास कितना है, 2m, तो तुम भी मान लो, तुम्हारा क्या जाता है। ये मैं कहूं ये मास m हो गया, ये मास m हो गया, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं ये कह दूं ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ पे रहने वाला था, R पे रहने वाला था। सेंटर ऑफ मास कहाँ जाना चाहिए, अपन बोले तो ये सेंटर ऑफ मास रहना चाहिए। एक तो अपन थ्योरेटिकली मैं सीधा बोल देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेना, बाकी बातें हो चुकी है। प्लॉट की कमी है ना अपने पास, इसलिए मिटा रहे हैं बस। देखिए ज़रा, मैं कहूँ सीधा सा, यहाँ से फेंका था, यहाँ जाना चाहिए था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, बात तो समझ ही गए आप लोग। सेंटर ऑफ मास मतलब कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ, ये पूरी रेंज R है। m मास कहाँ गया, पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी, भाई तो आ जा, क्लियर है, तो वो आ जाएगा, ये सीधा नीचे। दूसरा पार्टिकल यहाँ कहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, बीच में। मैं कह दूँ ये वाली लेंथ r/2 यहाँ तक, हाँ या ना। अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे, कोई बोले तो r/2 पे। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो, कोई बोले सेंटर ऑफ मास यहाँ है, 4 kg 10 मीटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे 10 मीटर पे 4 kg रखा हुआ है, बोले दूसरा पार्टिकल भी 4 kg है, इधर कितना कहाँ पे रखा जाएगा, तो अपन बोलेंगे 10 मीटर पे रखा जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपन को पता चल गया यहाँ है, क्लियर है। तो ये सेंटर ऑफ मास से ये r/2 इधर है, तो दूसरा अगर सेम मास है तो वो r/2 इधर होगा या नहीं होगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा ये r/2 है। ये अगर r/2, ये r/2, तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस देखूँ तो ये r और ये r/2, 3r/2, तो मैं x कह दूंगा सीधा कितना, 3r/2। किसी के पेट में अगर पच नहीं रहा हो ये, तो अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास फाइनली कहाँ होना चाहिए, R पे होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, मैं कह दूँ तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन कहाँ आनी चाहिए, R पे, फर्स्ट की फाइनल पोजीशन और सेकंड की फाइनल पोजीशन। बताइए ज़रा, फर्स्ट मास m मान लेता हूँ, x1 कितना है, फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पड़ा है, r/2 पे पड़ा है, ये टोटल डिस्टेंस मैंने r बोली थी, क्लियर है, कितने पे पड़ा है, r/2 पे, प्लस m2 भी कितना है, m, पता नहीं x2 का तो कितना है बेचारा, m प्लस m 2m। बताइए ज़रा, यहाँ कितना है, r है, 2mr प्लस mr/2 प्लस mx2, mr/2 इधर आएगा तो माइनस में कितना बचा, 3, 2 में से आधे को माइनस कर दिया तो 3/2 mr mx2, m से m गया, x2 कितना आ गया, 3/2 mr। यही आया या नहीं आया, कॉमन सेंस से भी आया और इससे भी यही आया है। क्लियर है बालकों, क्लियर है बालकों। तो अपन कह सकते हैं दो बातें अपन को याद रखनी है इस लेक्चर्स की, जो मुख्य बातें हैं मैं उनको एक बार गा देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। एक तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, एक तो अपन ने वो वेरिएबल मास वाला किया था, लैम्डा इक्वल्स टू ax प्लस b वाला, याद है, ठीक है। x बराबर 1 मीटर भी बोल सकता है, x बराबर l मीटर भी बोल सकता है, l मीटर हो तो 0 से l तक रख लेना लिमिट, क्लियर है। फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला अपन ने, सेकंड जो बात बोली थी, सेकंड अपन ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो VCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2
v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे बोला था। फिर इसी को p1 p2 m1 प्लस m2 बोल दिया था। फिर एक अपन ने बोला था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 a1 प्लस m2 a2 वेक्टर, क्लियर है, अपॉन m1 प्लस m2 ये सब बोला था। इसको अपन ने फोर्स लिख दिया था, इसको भी फोर्स लिख दिया था अपॉन टोटल मास, तो इसको नेट फोर्स लिख दिया था। क्या लिख दिया था? नेट फोर्स। और वो फोर्स कौन सा? एक्सटर्नली टोटल फोर्स कितना। क्यों नेट फोर्स? कैसे? कोई बोले दो पार्टिकल लग रहे हैं, एक इधर 10 न्यूटन लगा रहा है, एक इधर 10 न्यूटन, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 0। तो वो एक तरीके से बाहर से कितना लगाया, उन्होंने आपस में तो सेम लगाया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा अपन ने बात की मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, अपन ने एक तो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन किया, वो ब्लॉक दो, एक पुली से अपन ने एक m1 मास m2 मास लटका दिए थे, ठीक है, याद आ गया? क्लियर है आपको? एक अपन ने एंगल वाला क्वेश्चन कर लिया था कि एंगल कितना होगा। एक में मैंने f1 f2 की वैल्यू देती थी, एक में मैंने v1 v2 की वैल्यू दे दी थी, मास दे दिया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने किए हैं। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बालकों, क्लियर है? तो अगले लेक्चर को बहुत ज़रूर देखिएगा आप, बहुत ज़रूरी है वो लेक्चर, क्लियर है? क्वेश्चन अगर पूछेगा नीट में तो सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं से रहते हैं, बाकी लल्लू क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछे, अगला पूछ सकता है। धन्यवाद।